सच्चाई, ये एक ऐसा शब्द है जो हर किसी को पसंद है, हर किसी को सुनना है, हर किसी को ये चाहिए। लेकिन जब ये पास आता है तब हम में से आधे लोग दुम दबा के भाग जाते हैं या फिर सोचते हैं काश कि मुझे ये पता ना ही चलता। आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी कभी तो मुझे लगता है कि सच्चाई अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत से चद्दर में ढक के रखता है, जिसे देखकर हम लोग आकर्षित होते हैं और जब पास जाते हैं तभी ये अपना चद्दर हटाता है और उसके बाद तो आपको पता ही है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही सच्चाई लाने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं आप लोगों का रिएक्शन कैसा है। शुरू होने जा रहा है खगेंद्र नाथ मित्र की लिखी हुई कहानी मेरी आवाज में, वो रात। आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ये मेरे दोस्त के साथ घटी हुई एक घटना है और इस घटना का नामकरण भी उन्होंने ही किया है। कहानी जो होती है ये दो तरह की होती है। पहला होता है ऐसी घटनाएं जो हम अपने ख्यालों में बनाते हैं, और दूसरी होती है जो कि सच में हमारे साथ होती है। मुझे ये दूसरा वाला ही सबसे ज़्यादा पसंद है। एक दिन मैं घूमते घूमते अपने उस दोस्त के घर पे जा पहुंचा और जाके उससे छोटी मोटी बातें की। फिर मैंने पूछा कि काम के खातिर तुम्हें तो बहुत जगह घूमना पड़ता होगा, इस वजह से शायद तुमने बहुत कुछ देखा भी होगा। उसने कहा, देखा तो है लेकिन उसकी संख्या ज़्यादा नहीं है, बस वही थोड़ा बहुत। भाई तुझे तो पता ही है मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ और इसी काम के खातिर मुझे डॉक्टर्स के चेम्बर से लेकर चेम्बर तक घूमना पड़ता है। इस काम में ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है, बस अगर दो चार दवाइयों के बारे में जानना चाहो तो वही रटा रटाई बात एकदम तोते की तरह बोलना पड़ता है। बस एक ही बार मेरे साथ कुछ अजीब हुआ था, उसको छोड़कर बाकी सारी घटनाएं एक जैसी है, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर अपनी वही घटना मेरे साथ शेयर करो। हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन इतने दिनों बाद मेरे इस छोटे से घर में आए हो, एक कप कॉफ़ी हो जाए और साथ में एक सिगार भी। ये कहकर उसने अपने पत्नी को 2 कप कॉफ़ी बनाने के लिए कहा। वो कहानी शुरू करने ही वाला था, अचानक से चारों तरफ अंधेरा हो गया, पावर कट। मेरे दोस्त ने कहा, भाई तू 1 मिनट रुक, मैं मोमबत्ती ले आता हूँ। मोमबत्ती जलाने के बाद कहा कि चलो रोशनी और अंधेरे की मिली हुई इस वातावरण में अपनी कहानी शुरू करता हूँ। ये लो सिगार, कॉफ़ी आ रहा है। ये उस वक्त की बात है जिस बार मेरी पोस्टिंग बिहार जिले के दक्षिण इलाके में हुई थी। ये जगह पूरी तरह से पहाड़ और छोटे बड़े जंगलों से घिरा हुआ है और साथ में तुम्हें यहाँ पर कुछ छोटे बड़े कारखाने भी दिखाई देंगे जो कि इधर उधर बिखरा हुआ है। एक कारखाना है वहाँ पर जो कि रेल की पटरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और तुम्हें वहाँ पर सिर्फ एक ही सड़क दिखेगी। ये सड़क रेल स्टेशन से शुरू होती है, फिर ऊंचाई में उठती है और फिर नीचे आती है। उसके बाद इधर उधर घूमकर उस कारखाने तक जाती है और उसके बाद फिर से आगे बढ़ के मजदूरों की जो बस्ती है उसके दाईं तरफ से गुजरती है।
और आखिर में वहाँ पर जो छोटे बड़े कर्मचारियों के क्वार्टर्स हैं, उन सभी क्वार्टर्स के बीच में से होते हुए उन्हीं पहाड़ों के तरफ चली जाती है। वो बहुत दूर है, इतनी दूर कि मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि वो सड़क आखिर कहाँ तक पहुँची है। उसी सड़क के एक तरफ, मतलब जिस तरफ बस्ती है वो मज़दूरों की बस्ती है, उसी से लगभग कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा टीला है, पत्थर का टीला। और उसी टीला के ऊपर है कारखाने का गेस्ट हाउस, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत बंगलो है। अगर तुम उस गेस्ट हाउस से और भी दूर जाते हो तो तुम्हें एक पहाड़ी नदी मिलेगी, जिसके ऊपर एक डैम बना हुआ है और साथ में मोटे मोटे ट्यूबवेल्स। ये जो नदी है, ये उस कारखाने की जान है। उसी कारखाने के एक तरफ एक छोटा सा अस्पताल भी तुम्हें देखने को मिलेगा। और ये जो अस्पताल है, यहाँ पर कारखाने के जो मज़दूर हैं, उसके अलावा भी जो कि वहाँ के लोकल लोग हैं, उन सब का इलाज वहाँ पर होता है। इसी वजह से ये जगह दवाइयों के जो व्यापारी है उनके लिए एक बहुत ही प्रॉफिट की जगह है। अब ऐसी जगह पर हम जैसे लोग और हमारी कंपनी का बिजनेस करने की जगह होगी, ये तो एकदम मामूली बात है। इसी वजह से एक दिन मैं अपने कंपनी के दवाइयों को लेकर वहाँ पर गया। अब रेलगाड़ी की भरपूर कृपा की वजह से वहाँ पर पहुँचते पहुँचते मुझे काफ़ी देर हो गई। इतनी देर कि जितना काम करने के बारे में मैंने सोचा था उतना हुआ नहीं। तुम्हें पता है ये पहाड़ी इलाका है, इसलिए आसपास तुम्हें कोई वहाँ पर होटल भी नहीं मिलेगा जहाँ पर तुम रात गुजार सको। मेरी भी कुछ ऐसी हालत हो गई थी। और साथ में वहाँ पर कोई सरकारी बंगलो भी नहीं था। ये एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और साथ में ऊपर से ठंड का मौसम। तो तब मैं सोच रहा था अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। लेकिन किस्मत मेरी अच्छी थी कि कारखाने की एक ऊंचे कर्मचारी की सहायता से एक रहने का बंदोबस्त हो गया। और पता है वो जगह कहाँ है? वही गेस्ट हाउस टीला के ऊपर। और साथ में खाने का बंदोबस्त भी हो गया। उसी के पास, मतलब उसी बंगलो के पास एक कैंटीन था जहाँ से मुझे खाना भी मिल गया। कैंटीन में पहुंचकर मैंने कैंटीन के मालिक से बात की। उन्होंने कहा, चिंता मत कीजिए हुजूर, मैं बहुत जल्दी आपको पूरी और तरकारी भेज दूंगा, लेकिन चाय नहीं मिल सकती अभी। मैंने कहा क्यों? असल में जगह नहीं है ना। अब क्या करें? मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छे, तो आप खाना पहुंचा दीजिएगा, मैं तभी पैसे दूंगा। उसने कहा जैसी आपकी मर्जी हुजूर। उसने और भी कहा, बुरा मत मानिएगा हुजूर, अगर आपको रात में खाना दे आ पाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो क्या है ना, शाम के बाद उस बंगलो के आसपास कोई जाता नहीं है। अगर किसी को कहा जाए तो वो भी मना कर देता है। मैंने कहा क्यों? वो कुछ नहीं है, ऐसे ही है। ये कहकर उसने बात टाल दी। उस वक्त मैंने आसमान की ओर देखा
और पाया कि शाम होने वाली है। सूरज पश्चिम में ढल चुका है और जो वो जंगली पहाड़ थे, उसी पहाड़ के बीच में से उसकी आखिरी और खूबसूरत किरण मुझे दिख रही थी। सारे के सारे पंछी अपने अपने घर में वापस जा रहे थे। कोई झुंड में जा रहा था तो कोई अकेला अकेला। नदी की तरफ देखा तो पाया कि सारे के सारे गांव के लोग अपने अपने घर वापस जा रहे थे। तभी सड़क से एक बड़ी सी बस स्टेशन की ओर जाते हुए देखा मैंने। इन्हीं सारे खूबसूरत दृश्यों को देख रहा था और दिल ही दिल में तारीफ कर रहा था, क्योंकि शहर में ऐसी खूबसूरती आप चाह के भी नहीं देख सकते। जब मैं उस टीले के ऊपर चढ़ा तब आसपास का माहौल देखकर मैं तो जैसे जम सा गया। क्या खूबसूरती थी, चारों तरफ शांत, एकदम शांत। दूरी में मैंने उस बड़े से कारखाने को देखा जो कि रोशनी से सजा हुआ था और उसके छत से धुआं निकल रहा था। पश्चिम में देखा तो पूरा आसमान तारों से भरा हुआ था और उस बंगलों के चारों तरफ जो जंगल था उसमें मैंने बहुत सारे जुगनू देखे जो कि बिल्कुल फुलझड़ी जैसे लग रहे थे। और उसी के साथ चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है। सब मिलाकर एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। बंगलों का जो कीपर था उसने दरवाज़ा खोला और मेरे लिए एक घर खोल दिया और उसके बाद मुझे बुलाया। आइए साहब जी। जब मैं कमरे के अंदर घुसा देखा कि क्या बढ़िया घर था, एकदम सजाया हुआ। दीवार के पास एक बड़ा सा पलंग था जिसमें एक मोटा गद्दा भी था, लेकिन चादर और तकिए वो तो नहीं थे। उस आदमी ने मुझे एक बड़े से फ्लास्क में पानी भर के दिया और कहा, हुजूर, चादर और तकिए नहीं हैं जी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास एक एयर पिलो है और एक छोटा सा चादर है मेरे पास, उसी से काम चला लूँगा। वैसे तुम तो रहोगे ना? मेरे पूछने पर उसने कहा, नहीं नहीं सर जी, जो रहने वाला था वो तो बीमार हो गया जी। लगता है आपका खाना आ गया। दरवाज़ा खुलते ही उसी कैंटीन का एक आदमी अंदर आया खाना लेकर। उसे देखते ही मेरे उस कीपर ने कहा, एक मिनट ठहर जा। उसके बाद मुझे हिंदी और बंगाली मिला के उस बंगलों की एक हिस्ट्री बताई और साथ में वहाँ पर चल रही एक घटना के बारे में भी बताया, जिसको अगर छोटा करे तो कुछ ऐसा होता है। उसने मुझे चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात में खिड़की और दरवाज़ा ना खोलने के लिए, और साथ में घर के पास जो बरामदा था उसमें भी निकलने के लिए मना किया। उसने कहा कि बहुत दिनों से एक शेर आसपास के इलाके में, यहाँ तक कि यहाँ पर भी बहुत हरकम मचाया हुआ है। उसके वजह से शाम के वक्त यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं चलती। अगर मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे, बिना डरे रहने के लिए कहा। रात में वो सब कुछ एकदम नॉर्मल बात है। उसके साथ उसने ये भी कहा कि ये जो बंगलो है
ये एक ब्रिटिश साहिब का था और ये कारखाना भी उन्हीं का था। ये जिस वक्त की बात है उस वक्त ये लोग बच्चे थे। पहाड़ी के उस पार इन लोगों का घर था और इनके जो पिताजी थे वो इसी कारखाने में चौकीदारी किया करते थे। बचपन में उन्होंने कितने सारे बड़े बड़े ब्रिटिश साहेब और मेम साहेबों को आते हुए देखा था। फिर एक दिन अचानक क्या हो गया, उस साहेब ने अपनी पत्नी का खून कर दिया और उसके साथ ही खुद की भी जान ले ली। इस घटना के 1 साल बाद किसी और ने इस कारखाने को खरीद लिया और साथ में ही ये कारखाना, ये बंगलो और ये ज़मीन, इन सब का रूप ही बदल दिया। इनके पिताजी तब भी यहाँ पर नौकरी किया करते थे। इसकी वजह से उनको फिर से उसी पोस्ट पे नौकरी मिल गई। 4 साल काम करने के बाद उनका देहांत हो गया और फिर हमारे इस केयरटेकर जी को उसी पोस्ट पर रखा गया फिर से। कहानी ख़त्म करने के बाद उसने कहा, चलता हूँ हुजूर, डरिए मत, कल सुबह मैं ज़रूर आऊँगा। आपके पास टॉर्च तो है ना? मैंने कहा हाँ है। वाह, फिर तो अच्छी बात है। असल में इस कमरे की जो बल्ब है वो बहुत ही पुरानी है, पता नहीं कब फूट जाए, इसीलिए कह रहा था। उसके बाद मैंने पूछा, अच्छा मेरे पहले यहाँ पर कोई आया था क्या? उसने कहा, हाँ आया तो था, 3 लोग आए थे। उनमें से कोई अकेला नहीं रहा? वो क्या है ना हुजूर, अकेले रहने में डर लगता है। अच्छा, तो फिर तुमने तो कहा यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, है ना? डर? ए जितनिया, चल चल चल, जल्दी चल। सलाम हुजूर, चलता हूँ। ये कहकर उसने बात टाल दी। उन दोनों के जाते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और एक सिगार जलाया और उसके साथ ही मैं कुर्सी पर बैठकर उस दिन का जो अखबार था वो पढ़ने लगा। जब मैं अखबार पढ़ रहा था तब लगातार ठंडी हवाएं मेरे कमरे की जो खिड़की थी उस पर आवाज़ें कर रही थी और साथ में दूर से किसी लोमड़ी की आवाज़ और रह रह के एक उल्लू की आवाज़ लगातार चल रही थी, जिसकी वजह से मेरे पढ़ने पर ध्यान नहीं बैठ रहा था। उस वक्त मैंने अपने कानों को सजा करके रखा। देखते हैं शेर की दहाड़ सुनने को मिलता है या नहीं। लेकिन शेर की दहाड़ के बदले मुझे कारखाने से आती हुई 7 बजने की एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। उसी वक्त मेरी नज़र मेरे सिगरेट के पैकेट पर गई। बस 3 ही सिगरेट बचे हुए थे। अरे बाप रे, अब रात कैसे गुजारूं? तभी मेरी नज़र टेबल में रखी हुई खाने की तरफ पड़ी और मैंने तय कर लिया कि रात 8 बजते ही पूरा खाना ख़त्म करके सो जाऊंगा, तो फिर सिगरेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैंने अपना तकिया निकाला, उसमें हवा भरी। ऐसे करते हुए कुछ मिनट बीत गए और घड़ी में देखा कि 8 बजने में 25 मिनट अभी बाकी है। इसीलिए सोचा चलो फिर से अखबार पढ़ते हैं। चाहे कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन समय मेरा नहीं बीत रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे घड़ी की जितनी भी सुइयां हैं वो बिल्कुल थक हार के आलस से भरी कदमों से चल रही है। नहीं,
और नहीं, अब मैंने तय कर लिया है कि 8 बजने से पहले सो जाऊंगा। 8 बजने में अभी भी 12 मिनट देर है। उसके बाद मैंने फ्लक्स से पानी निकाला और उसके बाद मैंने अपनी कुर्सी को घसीटते हुए टेबल के पास ले आया। मैं खाना शुरू करने ही वाला था, अचानक मैंने 2 आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कदमों की आवाज़ है। मुझे लगा कि मेरे पास ही में जो कमरा है उसमें कोई अंदर आया और उसके बाद फिर से वही आवाज़। ऐसा लगा कि कोई और भी अंदर आया और उसी के साथ एक लड़की की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़। और उसके बाद उसने पता नहीं क्या कहा, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। और उसके जवाब में मैंने एक मर्द की आवाज़ सुनी जो पता नहीं उसको क्या जवाब दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कोई नई फैमिली आई होगी मेरे पास वाले कमरे में, अपने पूरे परिवार के साथ रहने का इरादा है शायद। अब मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा बता दूं कि मैं पास वाले कमरे में हूँ, इसीलिए मैंने एक ज़ोर की आवाज़ की और उसके बाद अपने कानों को फिर से सजा कर लिया। सब कुछ जैसे थम सा गया, एकदम चारों तरफ शांत। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, इतने सारे लोग, खास करके एक औरत अचानक से ऐसे चुप कैसे हो सकती है। मैंने अपने ज़िंदगी में जितना देखा है, मुझे पता है कि छोटे छोटे बच्चे और औरतें कभी भी ज़्यादा देर तक चुपचाप नहीं रह सकती। खैर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद फिर से खाने की कोशिश की। अचानक ज़ोर से एक डांटने की आवाज़, डोंट टच। मैं चौंक गया। और उसके बाद मैंने एक मर्द के आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनी। उस हंसने की आवाज़ ख़त्म होते ही फिर से एक औरत की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। अब मुझसे और रहा नहीं गया। मैंने जल्द से जल्द अपनी कुर्सी छोड़ी और अपने पैरों पे खड़ा हो गया। और उसके बाद फिर से मैंने अपने कानों को सजग कर लिया। नहीं, कोई आवाज़ नहीं। फिर से सब कुछ चुपचाप हो गया। ऐसे हालात देखकर मेरी सारी की सारी सोचने की शक्ति से काम करना बंद कर दिया था। मैं सोचने लगा कि ये सब क्या चल रहा है। वो लोग इंसान तो है ना? मैंने सुना था कि जो कि प्रेत आत्माएं होती है वो रात में ही निकलती हैं। उसके बाद मैंने एक गिटार की आवाज़ सुनी और साथ में एक सुरीली गाने की आवाज़। ये थोड़ी देर तक चला और बंद होते ही फिर से हंसने की आवाज़ और उसके साथ ही बहुत सारे लोगों की बातें करने की आवाज़। मैं उन लोगों की बातें समझ नहीं पा रहा था। मुश्किल से 1 या 2 ही समझ में आ रही थी, कभी अंग्रेज़ी में तो कभी हिंदी में। ऐसे हालात में डर से मेरा गला सूखने लगा। मेरा पूरा बदन देखते ही देखते पसीने से तरबतर हो गया। तब मुझे याद आया कि उस कीपर ने मुझे डरने के लिए मना किया था।
पर मैंने सोचा कि जोर से चिल्ला के बोल उठूं, कौन हो तुम लोग? अगर वो लोग इंसान हुए तो ज़रूर मुझे रिप्लाई देंगे, और अगर इंसान ना हुए तो फिर वो लोग कौन है? अचानक फिर से धपाधप आवाज़ होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग नाच रहे हैं एक साथ। ये सब चल ही रहा था, अचानक एक कांच की टूटने की आवाज़, और उसके बाद ही एक औरत की रोने की आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत बुरा लगा है। और उसके बाद फिर से सब कुछ चुपचाप हो गया, और तभी मेरे कानों में आया कारखाने से आती हुई घड़ी की आवाज़। 9 बज रहे हैं। रात के 9 बजने की आखिरी घंटी ख़त्म होते ही मैंने सुना दूर से कोई शेर दहाड़ रहा है। उस आवाज़ को सुनकर मेरी आखिरी उम्मीद की किरण भी ख़त्म हो गई। अब मैं चाहकर भी उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था। मैंने सुना था कि जो प्रेत आत्माएं होती है वो दिखाई तो देती है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अगर शेर के सामने गिर गए तो फिर जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सोचकर मैं अपना सर पीटने लगा। क्यों मैं इस गेस्ट हाउस में आया? इससे तो अच्छा होता कि मैं रेल स्टेशन में अपनी रात गुजार लेता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, थोड़ी सी तकलीफ होती, लेकिन आराम के चक्कर में मैं अब एक ऐसी जगह पर आकर फंस गया हूँ जहाँ से चाहकर भी मैं नहीं निकल सकता। अब क्या कर सकते हैं? यही सोचकर मैं इधर उधर टहलने लगा। कभी मैं कुर्सी में बैठता था और कभी मैं बिस्तर में, और रह रह के मैं आवाज़ें सुनने की कोशिश करता रहा। अगर कोई आवाज़ सुनाई देती थी तो मैं झट से सजाग हो जाता था, लेकिन ऐसी कोई आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। सब कुछ शांत और चुपचाप था। मैंने तय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, आज की रात मैं इसी कुर्सी में बैठकर ही बिताऊंगा। ऐसे करते हुए पता नहीं कितनी देर बीत गए। जैसे मैंने वक्त देखने के लिए अपने घड़ी की ओर देखा, उसी वक्त मेरे कमरे की बल्ब फ्यूज़ हो गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। और उसी के साथ एक भयानक घटना शुरू हुई। हंसने की आवाज़, रोने की आवाज़, नाचने गाने की आवाज़, पता नहीं कितनी सारी आवाज़ें शुरू होने लगी। उस घने अंधेरे में इस प्रेतात्माओं की भयानक आवाज़ से मेरी क्या हालत हो रही थी ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आमतौर पर जब भी कोई डॉक्टर मुझसे कोई सवाल पूछते हैं तो मैं फटाक से उसका जवाब दे देता हूँ। हमेशा अपने दवाइयों की तारीफ़ करता हूँ, तरह तरह के आइडियाज़ लगा के अपने दवाइयों को सेल करता हूँ। लेकिन आज मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और बस एक ही ख्याल आ रहा था कि काश मुझे एक पिस्तौल मिल जाती। तब मैंने अंधेरे में इधर उधर हाथ मारते ही किस्मत से मुझे अपनी टॉर्च मिल गई, और टॉर्च की रोशनी से मैं पूरे घर के अंधेरे को चीरते हुए चारों तरफ देखने लगा। लेकिन वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस मन ही मन में एक ही प्रार्थना कर रहा था, किसी तरह से ये काली रात ख़त्म हो जाए और सुबह हो जाए। लेकिन ये रात तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं दे रही। अचानक मुझे एक मीठी आवाज़ सुनाई दी, सुबह की पंछियों की आवाज़। मैंने जल्द से जल्द उठकर खिड़की खोली और देखा
आसमान में शुभ तारा जल रही है और उसके नीचे सुबह की किरण। ये देखकर मेरा मन खुशी से झूम उठा। मेरी सारी खोई हुई हिम्मत वापस आने लगी। सुबह को देखकर इतनी खुशी मुझे पहली बार महसूस हुई है। बस और नहीं, इस श्रापित घर में एक पल भी नहीं। ये सोचकर मैंने अपना सारा सामान वहीं पर रखकर जल्द से जल्द बाथरूम में गया। किसी तरह से अपना हाथ मुंह धोकर दरवाजे की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक मुझे दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ सुनाई दी और साथ में एक जाना पहचाना सा आवाज़, हुजूर, दरवाजा खोलिए हुजूर। मैंने अपने तुवाले से अपना मुंह पोंछा और जल्द से जल्द दरवाज़ा खोलकर देखा कि कीपर खड़ा हुआ है बाहर। उसने कहा, सलाम हुजूर, चाय भेज दूं? मैंने कहा, और नहीं, और एक पल भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। क्या हुआ हुजूर? ये सुनकर मैंने उसे रात में हुई सारी घटना बताई। आपको बहुत डर लगा था हुजूर? ये जरूर उसी शैतान का काम है। आइए, आपको अभी दिखाता हूँ, आइए। तब वो मुझे पास के उसी घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर ले जाते ही उसने एक चीज़ दिखाई और कहा, वो देखिए। मैंने देखा एक बड़ा सा हीरामन पक्षी, और वो पक्षी बोल रही है, गुड मॉर्निंग। हाँ, ये जो पक्षी देख रहे हैं, ये हमारे पहले बड़े साहब की है। इन्होंने जाते हुए हमारे नए बड़े साहब को ये देकर गए थे। बहुत बदमाश है, हमेशा बकता रहता है। इसी वजह से बड़े साहब ने उसको यहाँ पर भेज दिया। चलिए हुजूर, चाय पीते हैं। मैंने कहा, ठीक है। माफ कीजिएगा, पूरी रात आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। पहले अगर पता होता तो मैं आपको बता देता इसके बारे में। सही कहा, चलिए। फिर उस पक्षी ने कहा, नॉनसेंस, गेट आउट। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने भी उसे गाली दे दी। मैंने कहा, रास्कल कहीं का। और फिर उसने अपने गले की आवाज़ मोटी कर ली और जोर जोर से हंसने लगा। तो यही थी मेरी वो एक्सपीरियंस। बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था मेरा। अच्छा, एक पक्षी एक साथ इतने लोगों की आवाज़ कैसे निकाल सकता है? मेरे दोस्त ने कहा, क्यों, तुम्हें पता नहीं? कहानी में हाथी भी बादल में चढ़ सकते हैं, है ना? खुशी, गुस्सा और गम, ये तीनों ही हमारी जिंदगी के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। लेकिन कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे भी पल आते हैं जहां पर हम इन तीनों के बीच में जाके फंस जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि जो हुआ हमारे साथ उस पर गुस्सा दिखाए या फिर हंसे या फिर रोए। वैसे क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसे पल आए हैं? आप चाहे तो अपना एक्सपीरियंस मुझे लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।